प्रजापुर गांव में मोहन नाम का एक मिस्त्री रहता था। ये मिस्त्री अपने काम में पारंगत और मेहनती था। हाल ही में मोहन की बेटी दिव्या की शादी तय हुई है। अब तो दिव्या की शादी पक्की हो गई है जी। बड़ी खुशी की बात होगी जो साल भर में इसकी शादी निपट जाए तो। हाँ, पर ये घर बहुत सूना हो जाएगा बिना दिव्या के। पर शादी साल भर में रख दी गई है। आप साल भर में सारी चीजें संभाल तो लेंगे ना? तू चिंता मत कर बिटिया, वो मेरा काम है। पर फिर भी जी, दिव्या की बात सही है। आपका तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, आए तो हैं। आज जाकर एक बार सरपंच जी से मिल लेता हूँ। क्या पता उनके पास से कोई जुगाड़ हो जाए। ठीक है, जैसा आप चाहें। मोहन फिर सरपंच जी के घर की तरफ निकल पड़ा। अरे सरपंच जी, कैसे हैं? सब बढ़िया तो है ना? अब तक तो बढ़िया ही था भाई। अब तुम जो बात बताओगे उससे पता चलेगा कि आगे बढ़िया रहूंगा या नहीं। सरपंच जी आप भी ना। कोई बात नहीं, अब बताओ कैसे आना हुआ। सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि दिव्या की शादी 1 वर्ष बाद के लिए तय हो चुकी है, जिसके लिए मुझे शायद उस समय कुछ जरूरत पड़ सकती है पैसों की। इसीलिए मैं आपके पास आया था कि यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप उस समय हमारी आर्थिक मदद कर दें। मोहन, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं देने वाला। पैसे तो मैंने इतने रखे ही नहीं है कि मैं तुम्हें बिटिया की शादी के लिए दे सकूं। अच्छा सरपंच जी, कोई बात नहीं। बस गांव में जो भी मिस्त्री का काम है वो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं काफी मेहनत करके पैसे जल्दी जुटा लूंगा। अगर पूरे गांव का काम अकेला कर लेगा तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं इस चीज में इसकी सहायता तो कभी नहीं करूंगा, पर अकेले पूरे गांव का काम करना संभव भी नहीं है। अभी के लिए हामी भर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मोहन अपने घर आता है और शालिनी को सारी बातें बताता है। मैं तो जानती थी कि ये सरपंच किसी काम का नहीं है, बस बातें कर सकता है ये। बताओ, बिटिया की शादी में कुछ पैसों की जरूरत पड़ने पर ना दे तो किस बात का सरपंच? और ऐसा भी नहीं है कि हम उससे जो उसके पैसे लेंगे वो वापस नहीं लौटाएंगे। तुम अपना धीरज क्यों खोती हो शालिनी? किसी और के स्वभाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि वो पैसे ना देना चाहे तो ना दे, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना ही आपत्ति जताने की जरूरत है। मैं कल से और ज्यादा काम करूंगा। पर ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी जी। ये सब सोचकर काम नहीं होता। अब मैं कल से काम करके रात देर से आऊंगा। अधिकतर समय दुकान पर ही निकालूंगा। हे कुलदेव, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और आपकी सेहत भी बनी रहे। बस इन दुआओं से ज्यादा और क्या चाहिए मुझे मेहनत करने के लिए। बाकी तो तुम और कुलदेवता देख लेंगे। अब मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। मोहन अपनी दुकान में जाता है और लकड़ी का काम करने लगता है। मोहन के पास गांव से कुछ लोग काम कराने आने लगते हैं और तब माधव नाम का एक व्यक्ति मोहन को दूर से ही देखता है और वहां जाता है। अरे वाह भैया, आप तो बड़े लगन से काम करते हैं। आप कौन है भैया? पहचाना नहीं मैंने। मैं तो बस यूं ही गांव से गुजर रहा था और आपको लगन से काम करता देखा तो सोचा कुछ देर ठहर जाऊं। आपकी बातें तो बहुत मधुर लगती हैं और मानो नई प्रेरणा देती हो कि मैं काम में लगा रहूं। 1 वर्ष में मेरी बिटिया की शादी है। यदि आप समय निकाल कर आ सकेंगे तब तो बहुत कृपा होगी। क्यों नहीं, अवश्य। क्या ये गांव वाले तुम्हें काम नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है।
जब से गांव में बिटिया की शादी का पता चला है, लोगों ने अपने आप सारे काम मेरे पास बढ़ा दिए हैं। बहुत उत्तम। तो आप अपना काम कर लीजिए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके कार्य में बाधा नहीं बनना चाहता। जी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मानो नया उत्साह आ गया हो। आप जब चाहें तब यहाँ आ सकते हैं। ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम। ये कहकर माधव वहां से चला गया और मोहन उत्साह से भरा हुआ फिर से काम पर लग गया और अब दोगुनी मेहनत के साथ काम करने लगा। दिन भर मेहनत करने के बाद वो अपने घर जाता है। जी, आज तो आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। बस यूं ही आज एक व्यक्ति मिले जिनका मुख देखने में बड़ा ही मंगलमय था। भगवान करे कि ऐसा ही हर दिन हो जाए कि रोज उस मुखमंडल के दर्शन हो जाया करे बस। अच्छा, तो उन्हें भी दिव्या की शादी में बुलाया है आपने? हाँ, कहा तो है कि आएंगे। बाकी जिस तरह आज काम हुआ है, इस तरह मैं कितना भी काम कर लूं, हूं तो अकेला ही ना। इस कारण पैसे इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। अच्छा पापा, ये शादी तो बड़ी ही परेशानी का काम लगता है। नहीं बिटिया, दिक्कत कैसी? ये तो मेरा तुम्हारे प्रति कर्तव्य है। कई महीने बीत चुके हैं। मोहन लगन से अपने काम में लगा हुआ है। उसके पास पैसे तो काफी जमा हो गए हैं, पर शादी जितने नहीं हुए हैं। इसी कारण वो फिर से सरपंच जी के घर जाता है, उनसे मदद मांगने के लिए। क्या बात हो गई मोहन, यहाँ कैसे पधारे हो आज? प्रणाम सरपंच जी, वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। सुना है तुम्हारा काम जोरों से चल रहा है, खूब नोट छाप रहे हो, तो भला अब मुझसे कैसी मदद चाहिए? सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि गांव वाले मुझे उनके पास के सारे काम दे देते हैं। इस वजह से मैं ये पैसे कमा पा रहा हूँ, वरना इतने पैसे तो कई वर्षों में ना कमा पाऊं। अच्छा, तो ये गांव वाले भी मदद कर रहे हैं तुम्हें अमीर बनाने में? आप गलत समझ रहे हैं सरपंच जी, मुझे अमीर बनाने में नहीं, मेरी बिटिया की शादी के लिए पैसे जमा करने में। अब तक शादी के लिए पैसे जमा नहीं हुए? नहीं सरपंच जी, जमा नहीं हो पाए, दिन रात काम करने के बाद भी। और ऐसा ही चलता रहा तो जो तबीयत बनी है वो भी बिगड़ जाएगी। साथ में कोई काम करने वाला भी नहीं है, वरना थोड़ी मदद हो जाती मेरी। तो अब मेरे पास क्यों आए हो, ये भी बता दो भाई। वही बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि आप मुझे पैसे दे देते। पैसे तो नहीं दूंगा, गांव वालों से मेहनत लेते रहो। ठीक है। ये कहकर मोहन वहां से अपने घर चला गया। आया बड़ा, मैं इसकी मदद क्यों करूं? इतना ही नहीं, इसकी अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। सरपंच जलन के मारे पूरे गांव में आग लगाने लगता है ताकि लोग त्रस्त हो जाएं और मोहन को कोई काम ना मिले और मोहन फिर से गरीबी में वापस चला जाए। मोहन को अचानक एक सपना आता है जिसमें माधव उसे चौराहे पर रखी आपातकालीन घंटी के पास बुलाता है। ये सपना देखकर मोहन उठ जाता है। ये कैसा सपना देख लिया मैंने? कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली? क्या हुआ जी, ऐसे चौंक कर क्यों उठ गए अचानक आप? माधव सपने में आकर आपातकालीन घंटा के पास इशारा कर रहे थे। गांव खतरे में तो नहीं? मोहन और शालिनी वहां चौराहे तक चले जाते हैं। मोहन उस घंटी को तेज तेज बजाने लगता है। अभी तो आग जोर की लगी नहीं है, पर देखने में लगता है कि हर घर में किसी ने आग लगाने की कोशिश जरूर की है। पता नहीं, अगर वो सपना ना आता तो ना जाने आज यहाँ क्या हो जाता।
मोहन के इशारा करने से सब अपने घर से बाहर निकलकर आग बुझा देते हैं और सारे लोग बच जाते हैं। तभी वहाँ पर मोहन के सामने कुल देवता प्रकट होते हैं। अरे माधव, तुम? क्षमा करना कुल देवता, आप? कुल देवता, प्रणाम प्रभु। माधव ही पुकार लो मोहन, मित्र ही तो हूँ मैं तुम्हारा। तुम वाकई में बहुत ही भले और करुणामयी इंसान हो। मैं तुम्हें 2 की जगह 6 हाथ देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, पर 6 हाथ देने की वजह जान सकता हूँ? तुम्हारी पुत्री का विवाह है और उसका विवाह करना बहुत ही कठिन कार्य साबित होगा, तो मैं तुम्हारा कार्य के प्रति लगन देखकर तुम्हें यह वरदान देता हूँ। इससे तुम एक साथ 6 आदमियों का काम कर पाओगे। कुलदेव माधव, आप कृपा कर मेरी बिटिया की शादी में जरूर उपस्थित होइएगा। उसके बाद बिटिया की शादी पूर्ण रूप से फलित हो जाएगी प्रभु। तथास्तु। ये कहकर कुल देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मोहन और शालिनी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। सरपंच और बाकी गांव के लोग मोहन के दुकान के बाहर आकर खड़े होते हैं और उसका ये रूप देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे ये क्या, मोहन तुम्हारी ये 6 हाथ कैसे हो गए? और ये काम तो ऐसे करते हैं जैसे मानो 10 लोग एक साथ कर रहे हो। आइए, आप सबका स्वागत है मेरी दुकान पर। आज से आप लोगों को जो भी काम हो, आप निसंकोच मेरे पास आइए। मैं अकेले 10 लोगों के बराबर का काम कर सकता हूँ अब। वो सब तो ठीक है, पर यह हुआ कैसे? ये दिव्य हाथ आए कहाँ से? आप लोग तो जानते ही हैं कि कल रात किस तरह गांव में आग लगी थी। कुल देवता मेरे सपने में आए थे और संकेत दिया कि मुझे चौराहे का आपातकालीन घंटा बजाना है और सूचित करना है सबको। तो वो घंटा तुमने बजाया था? जी, और इसी से प्रसन्न होकर कुल देवता ने मुझे ये 6 हाथ दिए, जिससे मैं 10 लोगों का काम कर सकूं और बिटिया की शादी के लिए पैसे जुटा सकूं। तो तुमने ही मेरा कार्य चौपट किया। आपका कार्य? आपका कार्य? यानी वो आग आपने लगाई थी? नहीं, वो ये तो आपने बहुत ही गलत किया सरपंच जी। अपनी लालसा के लिए इतने लोगों की हानि करना ठीक नहीं था। मोहन के ये कहते ही सरपंच वहाँ से भाग निकला। अब चूंकि ये हादसा टल चुका है, तो हमें बस इन पर निगरानी रखकर इन्हें सरपंच पद से हटाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी जो काम चाहें वो काम मुझसे करवा सकते हैं। इसके बाद कुछ ही महीनों में मोहन ने अपनी बेटी की शादी करवाई और माधव के रूप में कुल देवता ने इस शादी में भाग लेकर मोहन और उसके परिवार को सह प्रेम आशीर्वाद दिया। देवगढ़ में एक गरीब मिस्त्री था, धामू। धामू दिन भर दूसरों के घर बनाया करता था, लेकिन उसका खुद का घर एक घास से बनी हुई कुटिया थी। धामू और उसकी पत्नी दामिनी का यही सपना था कि उन दोनों का एक पक्का मकान हो, गांव के दूसरे मकानों की तरह। धामू दिन भर कड़ी मेहनत करता था, तब जाके उसे दिन के 10 सिक्के की मजदूरी मिलती थी। इनमें से रोज धामू 5 सिक्के का राशन लाया करता था और बाकी के 5 सिक्के अपनी पत्नी दामिनी को दे दिया करता था। एक दिन की बात है। ए जी, क्या हम अपना घर दिन के 9 सिक्कों में नहीं चला सकते? लेकिन मैं तो रोज 10 सिक्के कमाता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम ऐसा समझें कि आप सिर्फ 9 सिक्के ही कमाते हैं और हमें अपना गुजारा सिर्फ 9 सिक्कों में करना पड़ेगा, तो हम हर दिन 1 सिक्का बचा पाएंगे। लेकिन इस 1 सिक्के का तुम करोगी क्या? वो 1 सिक्का हम इस घड़े में डाल देंगे अपने पक्के घर के लिए।
तुम पागल हो गई हो क्या? कभी एक सिक्के से घर बनता है क्या? ए जी, करके तो देखिए, आपको एक सिक्का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप इस घड़े में सिर्फ सिक्के डालेंगे, कभी इसे खोलकर देखेंगे नहीं। ठीक है। धामू ने घड़े में अपना पहला सिक्का डाल दिया और इस दिन से धामू रोज घड़े में एक सिक्का डाला करता था। कई दिन बीत गए। दामिनी, आज 1 महीना हो गया है। उस घड़े में काफी सिक्के हो गए होंगे ना? चलो उसे खोल कर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप इसे कभी नहीं खोलेंगे। ठीक है। धामू उस घड़े की ओर देखता रहा और फिर रोज धामू सिर्फ उस घड़े में सिक्के डाला ही करता था। कभी भी उसने उस घड़े के अंदर देखा ही नहीं। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। धामू अब भी पूरा दिन मेहनत करता था और अब उसे मजदूरी में 15 सिक्के मिला करते थे। वो अब भी उस घड़े में 1 सिक्का डाल दिया करता था। अब दिवाली का त्योहार था और धामू के मन में आया, मुझे उस घड़े से पैसे निकाल कर दामिनी के लिए नई साड़ी लानी चाहिए। कम से कम इस दिवाली वो एक नई साड़ी पहनेगी। वो घड़े की ओर बढ़ ही रहा था कि दामिनी वहां आ गई और क्यों जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसके बाद धामू ने कभी घड़े से पैसे निकालने का नहीं सोचा। वो रोज घड़े में एक सिक्का डालता रहा। देखते ही देखते इस बात को 4 साल हो चुके थे। ए जी, हमारे घर को पक्का मकान बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? यही कोई 1000-1200 सिक्के। तो चलिए आज सिक्कों को गिनते हैं। देखते हैं क्या अब हम अपना मकान पक्का बना पाएंगे। दामिनी की बात सुनकर धामू थोड़ा चौंक गया। दामिनी वो सिक्कों का घड़ा लेकर आई और उसने वो सिक्कों का घड़ा चादर पर खाली कर दिया। चलिए अब इन्हें गिनिए, मैं अकेले नहीं गिन पाऊंगी। इतने सारे सिक्के देख धामू की हवाइयां ही उड़ गई थीं। वो सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 101, 102, 220, 221, 940, 941, 1160, 1161, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460। अरे बाप रे! मैं नहीं कहती थी कि एक सिक्के से भी हमारा घर पक्का बन सकता है। मैं पहले समझा नहीं था, लेकिन अब मैं सब समझ गया। जमाए हुए सिक्कों में से 1000 सिक्के देकर धामू और दामिनी ने अपना घर पक्का बनवाया और बचे हुए पैसों से उन दोनों ने एक गाय भी खरीद ली, जिससे उनकी दैनिक आमदनी बढ़ गई। अब दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया था और इस तरह मिस्त्री धामू के पक्के घर का सपना पूरा हुआ। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। टोनी की एक जादुई सपनों की दुनिया थी।
आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। वो हमेशा यही सोचता रहता कि वो एक जादूगर है और वो किसी भी तरह का जादू कर सकता है। और अभी वो तकिए को हवा में उड़ाने का जादू कर रहा था। वैसे तो तकिया उड़ नहीं रहा था, लेकिन टोनी को ये लगता कि वो सच में तकिया उड़ा सकता है। और ऊपर उड़ो तकिए, उड़ते रहो। टोनी बेटा, माँ देखो, मैं तकिए को हवा में उड़ा सकता हूँ। हाँ, बहुत उड़ा लिया तकिया। अब सो भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पर माँ, मेरा जादू। अब तुम सपने में जादू करो। गुड नाइट टोनी। गुड नाइट मॉम। कुछ देर बाद टोनी सो गया और वो अपने जादुई सपनों की दुनिया में पहुंचा। यहाँ हर चीज जादुई थी। टोनी एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पेड़ चल सकते थे। उसका ध्यान कुछ उड़ने वाली परियों पे गया। हेलो, मैं टोनी हूँ। मैं लिली, ये रोजी और वो टाइनी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। टोनी आगे बढ़ा और उसने देखा कि दो जादूगर आपस में जादू का अभ्यास कर रहे थे। ये दोनों जादूगर तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। टोनी उनका अभ्यास देखता रहा और जब वो दोनों रुक गए। हेलो, मैं टोनी हूँ। मुझे आप दोनों का जादू बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया टोनी। क्या तुम भी एक जादूगर हो? मैं जादू सीख रहा हूँ। अच्छा, तो ये सीखो। हाथों को ऐसे गोल घुमाओ और अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन की ओर फेंको। टोनी ने कोशिश की। बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही प्रयत्न करते रहो। अग्नि और जल वहां से चले गए और टोनी प्रयत्न करता रहा। अब उसकी ऊर्जा का गोला बड़ा हो चुका था। काफी देर अभ्यास करने के बाद टोनी आगे बढ़ा। उसने देखा कि आगे एक जादुई कछुआ हवा में उड़ते हुए ध्यान कर रहा था। टोनी चौंक गया। हेलो, आप ये हवा में कैसे उड़ सकते हैं? जैसे हम जमीन पर चल सकते हैं। मैं समझा नहीं। अगर तुम यकीन करो कि तुम उड़ सकते हो, तो तुम जरूर उड़ोगे। मुझे यकीन है कि मैं उड़ सकता हूँ। टोनी भी ध्यान करने बैठ गया। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। कुछ समय बाद टोनी हवा में उड़ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। अरे वाह! आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उड़ सकता हूँ। बहुत अच्छे टोनी, अभ्यास करते रहो। कुछ देर बाद टोनी आगे बढ़ने लगा और वो बहुत खुश था। उसने देखा कि एक बुरा जादूगर उसकी तरफ आ रहा था। बुरे जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी को टोनी की ओर किया। बुरे जादूगर ने अपनी पूरी शक्तियां लगाईं और अब टोनी हवा में उड़ने लगा। टोनी छटपटाने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
बुरा जादूगर टोनी को बिजली के झटके दे रहा था। टोनी और जोर जोर से छटपटाने लगा। अचानक टोनी को अग्नि का सिखाया हुआ जादू याद आया। उसने ऊर्जा का गोला बनाया और बुरे जादूगर की ओर फेंका। बुरा जादूगर जमीन पर गिर गया। अब मैं भी एक जादूगर हूँ। टोनी ने फिर से अपना हाथ घुमाया और एक बिजली का गोला बना लिया और उस बुरे जादूगर के ऊपर फेंक दिया। नहीं, नहीं, नहीं! जादूगर ने भी अपनी छड़ी से हमला किया, लेकिन टोनी ने उड़कर हमले से अपना बचाव कर लिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और अंत में टोनी के एक हमले से बुरा जादूगर ढेर हो गया। हाँ, मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। टोनी, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से चीख क्यों रहे हो? क्या माँ, आपने मेरा इतना अच्छा सपना ही तोड़ दिया। सपने में मैं एक जादुई दुनिया में था। वहाँ कई परियां थी, एक उड़ने वाला जादुई कछुआ था, 2 अच्छे जादूगर थे और एक बुरा जादूगर भी था। तुम और तुम्हारी जादुई दुनिया। और माँ, आपको पता है, उस बुरे जादूगर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं डर गया। फिर मैंने उस पर हमला बोल दिया और अंत में वो बुरा जादूगर मर गया। टोनी बेटा, इतना जादू के बारे में मत सोचा करो कि सपने में भी जादू ही हो। मेरी जादुई सपनों की दुनिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें